सांग के देखा ही नहीं, हमारे ऊपर लगाने लगे। संविधान को भी नहीं, उन्होंने कहा संविधान से ऊपर कोई नहीं। भाई कोई नहीं, हम भी मानते हैं। ये जो प्रपोज्ड सिलेक्शन कमेटी है, इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन मोदी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया 2019 का डिसीजन टू रिपील आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेल्ड किया है। 11 दिसंबर 2023 को दिए गए इस हिस्टोरिक जजमेंट से यूनियन गवर्नमेंट काफी खुश है और इसी खुशी के चलते उन्होंने पार्लियामेंट में एक और जोरदार धमाका भी कर दिया है। हर बार की तरह इसका असर ये हुआ है कि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांगली मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है। यहाँ तक कि ऑपोजिशन का कहना है कि ये डेमोक्रेसी की मॉकरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर काफी विवाद चल रहा था, तो इसी विवाद को खत्म करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 को राज्यसभा में पास कर दिया है। दिस बिल aims to establish procedures for the appointment of the 3 members of the Election Commission of India। जैसे ही ये बिल पास हुआ, पार्लियामेंट से ऑपोजिशन को वॉकआउट करते हुए देखा गया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा इतना एस्केलेट हो गया कि ऑपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट को खूब क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने इस बिल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें रिवील की, अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मोदी गवर्नमेंट का ये कदम आने वाले 2024 जनरल इलेक्शन से पहले देखने को मिलना क्या इस बात का इंडिकेशन है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है या फिर कुछ और? आप वीडियो देखिए और खुद एनालाइज कीजिए। न्यू इलेक्शन कमीशन बिल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के साथ कन्फ्लिक्ट करता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ वक्त पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी डिबेटेड था। इन मार्च ऑफ दिस ईयर, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ ruled that the election commissioners shall be selected by a committee comprising the Prime Minister, the Leader of Opposition and the Chief Justice until the Parliament frames a law prescribing the selection process। ये डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स की इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करने के लिए दिए थे, लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सिलेक्शन प्रोसेस से दूर रखने के लिए नए बिल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से ड्रॉप कर दिया है और उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड एक मिनिस्टर को सब्स्टिट्यूट किया गया है। आपको बता दूं कि इस कमेटी का रिकमेंडेशन फुल कमेटी की एब्सेंस में भी वैलिड रहेगा। अ सर्च कमेटी हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर वुड प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स to the selection committee with eligibility criteria requiring candidates to have held a position equivalent to the secretary to the central government। ये तो हुई ऊपर की बातें। सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो इस बिल में लाया गया है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के टेन्योर में लिए गए एक्शन से किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग से वो सेफ रहेंगे, प्रोवाइडेड सच एक्शंस वर कैरिड आउट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट्स करंट या फिर एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के एक्ट्स या वर्ड्स जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटी या फंक्शन के डिस्चार्ज के लिए यूज किए हैं, उस पे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकती। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है दैट द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार has a criminal case against him in the state of Telangana. Sources within the Election Commission told India Today this protection is a landmark decision protecting election machinery from criminal civil liability in managing keenly and closely contested elections. This is almost at par with the Judicial Officers Protection Act. अब आप ही बताइए कि बिल में इतनी सारी फाइंडिंग्स जानने के बाद ऑपोजिशन कैसे चुप रहती? तो उन्होंने मंगलवार को यूनियन गवर्नमेंट को अटैक कर दिया और कहा कि ये बिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऑपोजिशन का कहना है दैट इट विल पेव द वे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ यस मैन एज द कंट्रीज टॉपमोस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड बुलडोज द इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी में कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं है, गवर्नमेंट ने इसका फुल कंट्रोल ले लिया है। बिल को डेमोक्रेसी की मॉकरी बताते हुए चड्ढा सेड, बाय रिप्लेसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अ मिनिस्टर, द कंट्रोल ऑफ द सिलेक्शन कमेटी हैज कम इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द गवर्नमेंट हैज 2 votes in the panel. It can take all decisions with the majority of 2:1. Now a yes man or a party man can become an election commissioner। जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न ऑपोजिशन का देखने को मिला वो इस बात का है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जज की तरह स्टेटस और इम्यूनिटी ग्रांट की गई है। इसीलिए आरजेडी एमपी मनोज झा ने एक अमेंडमेंट मूव करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटेन करने की मांग की है। वॉइस वोट के थ्रू पास किए गए इस बिल के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक पद से हटाने का सवाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह छूट प्राप्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पर
दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट जजेस और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी सेम है, उनके अलाउंसेस और पर्क्स में डिफरेंस है। हालांकि ग्रुप ऑफ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था, पर पर्क्स में डाउनग्रेड को ऑब्जेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि चेंज ऑफ स्टेटस के लिए। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि प्रेजेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सुप्रीम कोर्ट जज का स्टेटस है और वो सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ तक कि मिनिस्टर्स को भी समन कर सकता है। इफ दिस स्टेटस इज चेंज्ड टू दैट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, इट वुड अफेक्ट देयर एबिलिटी टू डू सो। ऑपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट को इस तरह से क्रिटिसाइज किया है कि उनका कहना है कि एक तरफ सोमवार को सरकार ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का प्रेस किया और वहीं मंगलवार को उन्होंने ऐसा बिल पास किया जो सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2 के जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। इसे एक ट्रैजिक पैराडॉक्स का नाम दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MP जॉन ब्रिटस सेड, द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंस इट वुड लीड टू डिजास्टर्स consequences. This bill is inviting disastrous consequences because you are making the election commission dependent, an appendix of the executive. ऑपोजिशन द्वारा इशूड एक स्टेटमेंट में ये लिखा था कि अर्जेंसी अंडरलाइनिंग दिस अपील अराइजेस फ्रॉम द रिपोर्ट्स दैट वन ऑफ द इंक्यूबेंट्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमीशन, श्री अनूप चंद्र पांडे, will retire in February 2024, and if the bill gets enacted in its existing form, the process of appointment of his successor will become completely non-transparent, making it possible for the NDA government to have a candidate exclusively of its choice appointed a few months before the dates on which elections to the parliament and several states are scheduled to be held. जहां एक और ऑपोजिशन इस बिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटेन करने पर अपने कंसर्न्स रेज कर रही है, वहीं दूसरी ओर यूनियन गवर्नमेंट ने इन सभी एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म्स को डिसमिस कर दिया है और स्ट्रेस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो अब जब आप पूरा सिनेरियो समझ चुके हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अब आगे क्या होगा? Since no vacancy has emerged in the Election Commission of India since the Supreme Court order of March, no appointments have been made to the mechanism laid down by the court. The next vacancy is expected to arise in February 2024 when Election Commission Anup Chandra Pandey will retire. उसके दौरान लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने वाले अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ इक्विवेलेंस रिस्टोर होने की उम्मीद है। According to amendments proposed by the minister, the status of the election commission would be kept the same as that of a Supreme Court judge with the same salary, dearance allowance and leave encashment rules. अब ये बिल कितना सही है और कितना गलत, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। साथ ही क्या ये एक पॉलिटिकल मूव है राइट बिफोर द 2024 जनरल इलेक्शंस, या genuinely there are any good intentions of Modi government behind passing of this bill? What do you think? Keep following Law Chakra for more such news.